हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। ये डाउट बहुत से लोगों में है, बहुत से स्टूडेंट्स में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स? अब देखो, कोफैक्टर कोएंजाइम्स का जो अंतर है ये जानना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज सिनोनिमसली इस टर्म्स को यूज करते हैं लोग कि ये कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस, एक फंडामेंटल अंतर है दोनों में। डेफिनेशन की बात करें, कोफैक्टर एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जो एक एंजाइम को उसकी कैटालिटिक प्रोसेस में असिस्ट करता है। क्योंकि एंजाइम खुद अपने आप को मॉडिफाई उतना तो नहीं करता है, थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट मॉडिफिकेशन होता है, मगर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। मगर उस प्रोसेस के दौरान एंजाइम को हेल्प करना पड़ता है बाय सम अदर फैक्टर्स। वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकता है, आयंस हो सकता है, जो एंजाइम्स को मदद करता है। तो वो सारी चीज जो एंजाइम्स को मदद करेगा यहाँ पे, वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर आयंस कुछ भी हो, उसी को हम कोफैक्टर बोलते हैं। वहां पे कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट एंजाइम इन कैटलाइजिंग रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की कैटालिटिक रिएक्शन में मदद करता है, वो है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम का मतलब है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम को हेल्प कर रहा है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर आयंस हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑरिजिन। कोफैक्टर में बी डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स और विटामिन्स। ज्यादातर केसेस में कोफैक्टर जो है वो हमें मिलता है जो मिनरल्स हम लेते हैं, पानी के साथ मिनरल्स आता है, खाने के साथ मिनरल्स आता है, विटामिन्स आते हैं, उसमें जो है हमारे पास कोफैक्टर्स मिलते हैं, मिनरल्स से भी मिलते हैं। मगर कोएंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स से मिलता है। विटामिन जो हम खाने से खाते हैं वो, या फिर शरीर के अंदर तैयार करने जो तैयार होता है, सिंथेसाइज होता है बॉडी के अंदर, वो विटामिन से मिलता है। तो कोएंजाइम्स जो है, याद रखना, कोएंजाइम विटामिन से ही आएगा, मगर कोफैक्टर वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, इसलिए कोफैक्टर जो है वो विटामिन से भी आते हैं, वो मिनरल से भी आ सकता है। अब केमिकल रोल की बात करें, कोफैक्टर पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन कैटालिसिस by binding to the active site of the enzyme. कोफैक्टर जो कि आयन हो सकता है, जैसे कि एक सोडियम आयन हो गया, एक्टिव साइट में अगर नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड रेसिड्यू है, उसको स्टेबल करके रखना है, सबस्ट्रेट को प्रॉपर्ली अटैचमेंट और बाइंडिंग देना है, तो नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड को स्टेबल करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयंस वहां पे रह सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया या फिर आयरन हो गया, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स वहां पे मौजूद होता है, तो डायरेक्टली एक्टिव साइट पे बाइंड होकर एंजाइम को कैटालिसिस में मदद करता है। वहीं पे कोएंजाइम एक्ट एज अ कैरियर फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप की कैरियर की तरह यह काम करता है। और इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द कैटालिसिस एक्ट एज कैरियर्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कैटालिसिस, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, ओके। जस्ट एक कैरियर के तौर पे काम करता है, एक्टिव साइट में बाइंड होना जरूरी नहीं है फॉर कोएंजाइम्स, ओके। जैसे एक एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम हमने देखा, ग्लाइकोलाइसिस, आई मीन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वो कि यूडीपी ग्लूकोज, तो एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करेगा, मगर वो एक कैरियर की तरह काम करेगा। वही कोफैक्टर जो है सोडियम हो सकता है, कोफैक्टर कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, वो डायरेक्ट एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। मैग्नीशियम भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो कोफैक्टर्स मेटल आयंस हो सकता है, मैग्नीशियम, जिंक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे कि हीम, फ्लेविन। हीम कहां पे रहता है? हीम स्ट्रक्चर हमारे हीमोग्लोबिन की जो पोरफायरिन रिंग है वहां पे सेंट्रल पॉइंट में आयरन क्लस्टर होता है, वहां पे हीम रहता है। तो ये हो सकता है कोफैक्टर्स की स्ट्रक्चर्स। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतने सिंपल बात नहीं है। एग्जांपल्स की बात करें, कोफैक्टर्स मेटल आयंस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। वहीं पे कोएंजाइम्स की बात करें तो कोएंजाइम ए, राइट, NAD+, FAD, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं जो कि हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन, पर्टिकुलरली खास करके रेडॉक्स रिएक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ग्लाइकोलाइसिस हो, वो TCA साइकिल हो, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स हो, हमें NAD, FAD ये सब चाहिए। कोएंजाइम ए भी इन्वॉल्व होता है काफी दफा, और TPP जो कि
आप अगर याद कर सकते हो तो पता होगा कि टीपीपी जो आता है ये भी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। वैसे एटीपी को भी हम कह सकते हैं कभी कभी ये कोएंजाइम की तरह भी काम करता है। तो ये सारे के सारे हो गया कोएंजाइम। कोफैक्टर्स जो है प्राइमरली ये आयंस की ही बात हम कर रहे हैं, तो सिंपल है समझना, डिफरेंस काफी है। अगर भाई एनएडी की स्ट्रक्चर देखो या फिर एफएडी की स्ट्रक्चर देखो, काफी कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द मैग्नीशियम, जिंक और आयरन स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात करें, अगेन वही बात है, कोफैक्टर एंजाइम को असिस्ट करता है। कैसे? बाय स्टेबलाइजिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे मेटल आयंस है, इसका एक चार्ज वैल्यू है और एक्टिव साइड में भी अमीनो एसिड रहेगा, उसका भी एक चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो उस हिसाब से सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो बाइंडिंग है उसको प्रॉपर बनाने में, स्टेबल करने में काफी हद तक मदद करता है कोफैक्टर्स। मगर कोएंजाइम्स का रोल होता है इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि NAD और FAD होता है। वो NAD और FAD जो है रिड्यूस हो जाता है, खुद NADH और FADH2 बन जाता है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करता है, क्योंकि ये चीज है ही ऐसा, NAD FAD ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इनके ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड फॉर रिडक्शन, OX for oxidation. So redox is reduction oxidation reaction. So reduction oxidation reaction में ये सारे के सारे चीजें यूज होता है। यहाँ पे यूज होता है, क्या चीज यूज होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की तरह NAD यूज होता है, FAD भी यूज होता है। ओके, और कैसे होता है? खास करके डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली NAD बन सकता है NADH, FAD बन सकता है FADH2 इन द प्रोसेसेस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ये NAD अगर NADH बन रहा है, वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और अगर रिवर्स हो रहा है कि NADH से NAD+ बन रहा है या फिर FADH2 से FAD बन रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सबस्ट्रेट को रिड्यूस करेगा। तो ये सारे केसेस हैं कोएंजाइम्स की। यही अंतर है, कोएंजाइम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड और कोफैक्टर्स आर सिंपल, कंपैरेटिवली सिंपल। तो यही की चीज आपको बताएंगे, एंजाइम वर्ड जिसके साथ है याद रखने के लिए, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। NAD, FAD, ATP, कोएंजाइम, TPP, वो सब एग्जांपल्स। कोफैक्टर्स सिंपल, एंजाइम्स वर्ड इसमें नहीं है, सिंपल है, आयरन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ हो सकता है। ये चीज को अगर याद रखेंगे तो यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस, दिमाग में बहुत देर के लिए रहेगा। ओके, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होते हैं। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में लोग बहुत कम बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उनका इंफॉर्मेटिव नॉलेज ज्यादा तैयार नहीं हो पा रहा, इसीलिए CSI नेट की पार्ट बी में उनका मार्क्स कम होता रहा है, हमारे स्टूडेंट्स का भी और बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी। इसीलिए किताब को रिप्लेस हम नहीं कर सकते, बट आई एम मेकिंग दिस टेबल्स फॉर यू, ताकि आपको हर एक टेबल से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि टेबल एक छोटी सी टेबल होते हैं, मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है। वो सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओ और उसको लेके आप एग्जाम हॉल में जा पाओ। और एग्जाम्स लाइक CSI नेट, गेट, ICMR, JRF और बाकी किस्म के किसी भी प्रकार के PhD एंट्रेंस एग्जाम में ये टेबल की सीरीज आपकी मदद करेगा, ये गारंटी है। इसलिए सीरीज के हर एक वीडियो को देखो और दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है कि आपको जानना है दूसरे को नहीं जानना है, क्योंकि ये सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में है। आप थोड़ा शेयर करेंगे तो हमें मदद मिलेगा। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो, ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल पाए। ये सीरीज